कहां तक होता? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हम लोग लिख रहे हैं, यही था ना बालक? इसमें 2 पॉइंट हम लोग लिखे थे और डायग्राम बनाया गया था। चलिए, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताए थे, विद्युतदर्शी के बारे में क्या बताया गया था कि विद्युतदर्शी एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी पिंड के आवेशित होने के बारे में पता लगाते हैं कि ये पिंड आवेशित है या उदासीन है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम लोग आए गए थे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में 2 पॉइंट हमने लिखा था, तो वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। 3rd नंबर पॉइंट में 3 नंबर पॉइंट लिखा जाए। 2 पॉइंट हुआ था ना बालक? 3 नंबर में लिखा जाए, किसी भी 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, किसी भी पिंड पर आवेश, किसी भी पिंड पर आवेश हमेशा परिमाण में समान, किसी भी पिंड पर आवेश हमेशा परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होता है। परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होता है। तो देखिए, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत का मतलब क्या हुआ? अगर आपने लिया ऑक्सीजन और इसका परमाणु संख्या कितना है? 8, तो याद रखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 8। इसका द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन का 16, प्रोटॉन का संख्या 8, न्यूट्रॉन का संख्या 8। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो पिंड क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो यही हम लोग लिखे हैं कि जो आवेश होगा यह हमेशा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। अब सवाल ये रहा कि सर, मान लीजिए किसी को आवेशित करना है, ये तो उदासीन पिंड के लिए हो गया। अगर किसी पिंड को आवेशित करना है, तो आवेशित करने का मतलब ये हो गया, जैसे हम सोडियम ले लिए, ठीक है, और क्लोरीन ले लिए, तो सोडियम क्लोरीन में समझिएगा कि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 17। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को, और 1 इलेक्ट्रॉन देके यह स्थायी हो जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा उतना ही माइनस। तो बताइए, सोडियम के पास कितना है? 1 प्लस है, क्लोरीन के पास 1 माइनस। तो ये आवेश का परिमाण बराबर है बालक, 1 है तो ये भी 1 है, और 1 प्लस में है तो दूसरा माइनस। यही हम लोग लिखे हैं। इसको आगे पॉइंट के रूप में भी हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले पॉइंट में लिखेंगे, नाभिक के, अगले पॉइंट में लिखा जाए, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझा जाए। आप पढ़े होंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और नाभिक आपका धनावेशित होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वृत्ताकार पथ पे गतिशील रहेगा। याद रखेंगे, ये जो वृत्ताकार पथ होता है इसी पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गतिशील होता है। अब सब कक्षा में जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन रख देंगे कि सूत्र है हमारे पास, फॉर्मूला है रखने का। तो सूत्र बताया गया था कौन सा? 2n²। तो याद रखेंगे, हम काउंट करके नहीं ले रहे हैं, ये केवल बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें कितना होता है, अगर ई रखना होगा तो 2n² का फॉर्मूला लेके हम लोग रखेंगे।
ऐसे भी आप जानते हैं कि S में 2 होता है, P में 6, D में 10 और F में 14। पढ़े ना बालक? चलिए, ये शायद आपको बताए हैं, पीछे बता चुके हैं इसके बारे में। तो डायग्राम नहीं बनाना है, केवल समझने के लिए हमको जानना था कि सर ये जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है और इसी वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, गति करता है। हो गया बालक? अगले पॉइंट में लिखें। डायग्राम नहीं बनाना है बालक, डायग्राम नहीं बनाना है, अगले पॉइंट में लिखा जाए। अगले पॉइंट में लिखेंगे दो पिंडों के, अगले पॉइंट में लिखा जाए दो पिंडों के घर्षण के क्रम में, दो पिंडों के घर्षण के क्रम में, दो पिंडों के घर्षण के क्रम में इलेक्ट्रॉन का, दो पिंडों के घर्षण के क्रम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, दो पिंडों के घर्षण के क्रम में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, या मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, चालन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई दिक्कत वाला समझने में? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन वाला। तो देखिए, नाइट्रोजन के लिए परमाणु संख्या कितना होता है? 7। इसका विद्युतीय विन्यास कर दीजिए 1s2 2s2 2p3। अब आपसे कहा गया कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 का ही s है और 2 का ही p है, तो इसमें 3 और इसमें 2, टोटल कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और चालन इलेक्ट्रॉन, तीनों इसी का नाम है। अब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेना होगा तो 7 गो में से कितना जाएगा? 5 गो, 2 गो नहीं जाएगा, वो स्टेबल रहता है, वो इस ब्लॉक में रहेगा। तो याद रखेंगे कि अगर कहा जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होता है, और जब भी निकालना होता है तो हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, क्योंकि इसको निकालने में बहुत कम बल लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए डायग्राम दे दिए और आपसे पूछा गया कि बताइए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है रासायनिक प्रतिक्रिया में भेजने के लिए, तो आप किसको निकालिएगा? जो बाह्यतम कक्षा में रहता है उसी को निकालते हैं। कारण क्या है कि इसको निकालने में हमको कम ऊर्जा का खपत करना होता है, कम बल लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे नाभिक के नजदीक जाइएगा सब पर लगने वाला बल अधिक हो जाता है। अब इस सब से निकालना होगा तो हमको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। इससे तो प्रोटॉन निकलेगा नहीं, क्यों? स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? तो नाभिक का जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 1837 गुना अधिक होता है। तो भारी होने के कारण वो क्या होता है? स्थायी होता है। तो जब निकालिएगा तो आप किसको निकालिएगा? तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेंगे। एग्जाम्पल में ये बना लीजिए, एग्जाम्पल में इसको बना लीजिए। ये कितना नंबर पॉइंट में था? 5 नंबर।
गया वाला। चलिए ये 5 नंबर पॉइंट था, हटा दे इसको। अगला पॉइंट 6 नंबर में, लिखेंगे किसी भी पिंड से, 6 नंबर पॉइंट में लिखा जाए, लिखेंगे किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विद्युतीकरण के लिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विद्युतीकरण के लिए, विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। हो गया वाला। अब सवाल ये है कि सर ये विद्युतीकरण क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे किसी पिंड को आवेशित करने का प्रक्रिया विद्युतीकरण कहलाता है। मान ली कि मेरे पास ये पेन है और ये अपने आप में उदासीन है, हम क्या किए, किसी दूसरे पेन को ले लिए और इसके साथ इसका घर्षण करा दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये उदासीन है या आवेशित है, तो आवेशित। तो ये जो प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया को विद्युतीकरण करना कहते हैं। तो याद रखेंगे उदासीन पिंड को या अनावेशित पिंड को आवेशित करना ही विद्युतीकरण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी भी पिंड पर, किसी भी पिंड पर आवेश उत्पन्न करना, किसी भी पिंड पर आवेश उत्पन्न करना, किसी भी पिंड पर आवेश उत्पन्न करना विद्युतीकरण कहलाता है। किसी भी पिंड पर आवेश उत्पन्न करना विद्युतीकरण कहलाता है। किसी भी पिंड पर आवेश उत्पन्न करना विद्युतीकरण कहलाता है। इन्वर्टेड कोमा बंद कीजिए, इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। हो गया बालक। तो आपसे पूछा जाएगा विद्युतीकरण क्या है, तो आप बोलेंगे सर अनावेशित पिंड को आवेशित कर देना ही क्या कहलाता है, विद्युतीकरण। चलिए 7 नंबर पॉइंट में बालक, 7 नंबर पॉइंट में लिखा जाए नाभिक में, 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे नाभिक में धन आवेश वाले, नाभिक में धन आवेश वाले प्रोटॉन का, नाभिक में धन आवेश वाले प्रोटॉन का द्रव्यमान, धन आवेश वाले प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, धन आवेश वाले प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 1837 गुना अधिक होता है, 1837 गुना अधिक होता है, 1837 गुना अधिक होता है। अतः स्थानांतरण का कार्य, अतः स्थानांतरण का कार्य हमेशा, अतः स्थानांतरण का कार्य हमेशा, अतः स्थानांतरण का कार्य हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है, अतः स्थानांतरण का कार्य हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है, अतः स्थानांतरण का कार्य हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है। हो गया बालक। तो इसमें डायग्राम आपको बनाना नहीं है, समझना है केवल। तो आपसे कहा गया कि अगर एक पिंड को दूसरे पिंड के साथ हम घर्षण करा दिए, आवेशित कर दिए,
तो उसमें क्या होता होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। अब आपसे कहा जाए कि आप नाभिक में से प्रोटॉन को काहे नहीं निकाले, तो आप कहिएगा कि सर नाभिक स्थायी होता है। अभी तो बताया था हमने कि नाभिक जो होता है कितना गुना, 1837 गुना अधिक स्थायी होता है, भारी होता है। तो भारी होने का मतलब यही हो गया कि यह स्थायी है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया कि मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में 10 जूल एनर्जी चाहिए और नाभिक से प्रोटॉन निकालने के लिए 1000 जूल एनर्जी चाहिए। तो जो काम कम ऊर्जा में हो जाए उसके लिए हम ज्यादा खर्च क्यों करेंगे, ठीक है। जिसको निकालने के लिए कम बल लगाना पड़े, इसको अगर निकालना होगा तो हमको कम बल का यूज करना होगा और इसको निकालने के लिए ज्यादा बल यूज करना पड़ेगा। कारण क्या है, तो आप नाभिक के जितना नजदीक जाइएगा तो इसका आकर्षण बल बढ़ जाता है और नाभिक से जितना दूर रहिएगा पर कम बल लगता है। तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, लेकिन जैसे इसके नजदीक जाइएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा बल या ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई दिक्कत वाला? तो हमारा नेचर ही कहता है कि हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए आसान हो। तो सबसे आसान किसको निकालना है, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना आसान होता है। और ध्यान देंगे किसी भी विद्युतीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। अभी आप लिखे थे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? जब तक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा आपका नेचर नहीं बदलता है जी। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, हम सोडियम लिए थे और क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग था। तो अलग अलग था तो तत्व के रूप में था, लेकिन जैसे ही दोनों को हम जोड़ दिए तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास। अब इसके पास 10 गो इलेक्ट्रॉन रह गया, इसके पास 17 था, एक ले लिया तो 18। अब जितना इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे दे उतना प्लस आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन कोई ले तो उस पर कितना माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो कितना ग्रहण करेगा, एक ही ग्रहण करेगा। तो इस सोडियम प्लस हो गया, तो प्लस मतलब कौन सा पिंड, धनावेशित, और क्लोरीन माइनस हो गया, कौन सा पिंड, ऋणावेशित। कोई दिक्कत बालक? अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाता तो ई आयन में बदल जाता। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आप नहीं करते तो पिंड आवेशित हो जाता बालक, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ आवेशित होने के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन उत्तरदायी है, तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब तक एक पिंड से दूसरे पिंड पर, एक तत्व से दूसरे तत्व पे नहीं जाएगा तब तक ये आवेशित नहीं होता है। क्लियर है बालक? अगले पॉइंट में कितना हुआ, 7 ना। चलिए अगले पॉइंट में लिखेंगे 8 नंबर में। जो भी है अगला करके लिखा जाए। लिखेंगे आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। 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 इसको समझते हैं थोड़ा सा कि जहां पर आवेश रहेगा वहां द्रव्यमान रहेगा। ध्यान देंगे, इसमें हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है बालक। तो अगर किसी के पास आवेश है तो याद रखिएगा आवेश है इसके पास, तो इसके पास द्रव्यमान भी है, इसके पास द्रव्यमान भी है। लेकिन अगर किसी के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन आप देख सकते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है तो क्या उसका द्रव्यमान नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 1.67 × 10⁻⁻27 कीजिए। तो याद रखेंगे कोई भी पिंड आवेशित तो होता नहीं है, उसको आवेशित बनाया जाता है। तो आवेशित अगर नहीं बनाएंगे तो उसका द्रव्यमान का लोप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी के पास आवेश है तो दिमाग में सेट रखिएगा कि उसके पास द्रव्यमान भी है।
लेकिन अगर किसी के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश रहे, आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही हम लोग लिखते हैं। अगर कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए अगले पॉइंट में लिखा जाए। अगले पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर, अगले पॉइंट में लिखेंगे 9 नंबर में, हाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश सबसे न्यूनतम आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश सबसे न्यूनतम आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश सबसे न्यूनतम आवेश है। अब देखा जाए बालक, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 kg। अब आपसे क्वेश्चन किया गया कि बताइए किसी पिंड पर कम से कम कितना आवेश होगा? तो याद रखेंगे कम से कम यही आवेश होता है, इससे कम आवेश नहीं होता है। और आपको यह भी बता दिया जाए कि अगर कोई पिंड है, अगर कोई पिंड है और पूछा जाए किसी पिंड पर कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो याद रखेंगे किसी पिंड पर कम से कम एगो इलेक्ट्रॉन होता है, एगो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन मत ले लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को तोड़िएगा नहीं तो ये हमेशा गुणक के पद में रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन। अब कोई कह देगा कि सर किसी पिंड पर 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1.25 इलेक्ट्रॉन है, 36.5 इलेक्ट्रॉन है। सही है जी? जब इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हैं तो ये हाइट 1.5 कहां से आ गया? तो याद रखेंगे किसी भी पिंड पर अगर कम से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना है? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत बालक? इससे कम आवेश नहीं होगा, याद रखिएगा। आगे क्वांटाइजेशन पढ़ाएंगे, क्वांटीकरण, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगा कि आवेश जो होगा हमेशा गुणक होता है, कभी भी 1.25, 1.5 ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। 9 नंबर पॉइंट में हो गया, लिख लिया नहीं बोला? देखिए इसको क्या कर रहे हैं सब। हो गया, लिख ली। चलिए जिनका हो गया 10 नंबर पॉइंट में लिखेंगे द्रव्यमान एवं, जिनका हो गया वाला 10 नंबर पॉइंट में लिखा जाए द्रव्यमान एवं आवेश में संबंध है, द्रव्यमान एवं आवेश में संबंध है, द्रव्यमान एवं आवेश में संबंध है। दोनों में क्या संबंध होता है यही जानना है। लिखा जाए, लैंग्वेज बोल रहे हैं, लिखेंगे ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। और ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण, ब्रैकेट में लिखना होगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण
इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर लिखा जाए तथा धनावेशित पदार्थ है तथा धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाता है तथा धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाता है धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाता है और ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कम हो जाता है और ब्रैकेट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण अतः तो ब्रैकेट बंद नहीं किया वहां पे, इसके बाहर लिखना है अतः ऋणावेशित पदार्थ धनावेशित पदार्थ की तुलना में ऋणावेशित पदार्थ की तुलना में भारी होता है ऋणावेशित पदार्थ धनावेशित पदार्थ की तुलना में भारी होता है ऋणावेशित पदार्थ धनावेशित पदार्थ की तुलना में भारी होता है। हो गया बालक। अब ये बताइए कि अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद पिंड क्या हो जाता है? ऋणावेशित। और किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन किसी से निकल गया तो डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित पिंड लिए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता है कि कमी है? हम लिख दिए इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो लेने के बाद कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। तो बताइए कि माइनस अगर लिखा हुआ है या ऋणावेशित पिंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता है कि कमी है? अधिकता है। क्यों? आप इतना ले लिए हैं और जितना था उसमें इतना और ले लिए, एक्स्ट्रा ले लिए। हम लिख दिए 2 माइनस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अधिक ले लिए जितना था उससे ज्यादा। हमने लिख दिया 4 माइनस, इसका मतलब जितना था उससे 4 को ज्यादा आप ले लिए। तो याद रखेंगे कि माइनस मतलब है इतना इलेक्ट्रॉन अधिक है और यदि कोई लिख दिया कि 2 प्लस 4 माइनस तो इतना इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। क्लियर है बालक? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऋणावेशित होगा। अब आपके सामने एक एग्जांपल रख रहे हैं और एक एक करके पूछेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया A 2 प्लस B 3 प्लस C 4 प्लस और D 9 प्लस। जरूरी नहीं कि 5 लेंगे, 10 लेंगे, जितना इच्छा करेगा उतना लेंगे। A 2 माइनस B 3 माइनस C 4 माइनस और D 9। दिख रहा है बालक? दोनों तरफ अलग अलग। अब आपसे एक क्वेश्चन रेज किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि माइनस वाला में इधर इस सब में सबसे ज्यादा भारी कौन है? रुक जाइए, हम पूछ ले रहे हैं। ऐसे बोलिएगा तो लगेगा कि सबको याद है, सबको जानकारी इस बात का। ठीक है, इंडिविजुअल एक एक हम करके टेस्ट करेंगे। आप बताइए बालक, आप नहीं, आपके बगल में पड़ोस। आप बताइए कि सब में भारी कौन है? -9। क्यों भारी है? तो देने के बाद कोई भारी हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का अगर कोई त्याग कर दे तो भारी हो जाएगा? अगल बगल वाला बोलेगा नहीं। बैठ जी।
आप बताइए बालक। ना बोलिए, टोटल में कौन भारी है? क्यों भारी है? क्या है इसके पास? इसके पास है, हम भी जा रहे हैं, क्या है? जवाब 9 इलेक्ट्रॉन है। और ई का नहीं भारी है, कौन है? चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छे। तो ध्यान देंगे, समझ दिया जाए। अगर पूछा जाए कि सर कौन भारी कौन हल्का, तो ध्यान देंगे, हमने बोला A2 माइनस है और यहाँ पर D9 माइनस। इसका मतलब कि जितना था इन लोग के पास, ठीक है, जितना भी होगा पहले से, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये बताइए कि 9 इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा वो भारी ना होगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पर हल्का रहेगा। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जाता है तो द्रव्यमान लेके जाता है, छोड़ के नहीं जाता है। तो अगर बात किया जाए कि सर ई अगर पहले से सबके पास बराबर था और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आया है, इसके पास 4 आया है, यहाँ पर 9 आ गया है, कोई दिक्कत? तो मान लीजिए कि सबके पास पहले से 100 रुपया है, हम तुम्हारे पॉकेट में 2 सिक्का डाल दिए, एगो में 9 डाल दिए, तो भारी कौन हो जाएगा? है ना जी बालक? तो अब याद रखना ये है कि सर हर आवेश का एक द्रव्यमान होता है, तो जहां 9 रहेगा तो 9 का द्रव्यमान रहेगा ना बालक। तो यहाँ पर सबसे भारी कौन है? D के पावर 9 माइनस, इससे हल्का, इससे हल्का, सबसे हल्का, कोई दिक्कत? अब इसको हटा रहे हैं बालक, इसको हटाएंगे और यहाँ पर लिखना होगा सर ये जो होगा हल्का होगा, किससे? तो इस सब में हल्का, और ये जो होगा ये भारी होगा। हल्का क्यों है? इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण, और ये भारी क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण। कोई दिक्कत समझने में? तो अब बताइए, ये हल्का से भारी ऊपर से नीचे होगा ना जी, जैसे ये हल्का इससे भारी ये है, इससे भारी है, सबसे ज्यादा ये भारी, तो एरो कहाँ होगा बालक? डाउनवर्ड। अब इधर आते हैं, आप बताइए बालक, हाँ खड़ा हो जाए, सबको देखने तरह के। ये बताइए कि सब में सबसे ज्यादा भारी कौन है? 9 प्लस क्यों भारी है? 9 दे रहा है, तो देने के बाद कोई भारी हो जाता है? आपके पॉकेट में से हम 4 सिक्का निकाल लिए और भारी हो जाएगा, जितना पहले से था उससे और ज्यादा भारी हो जाएगा। अभी तो आप खुद बताएं, बैठ जाइए बालक, आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा हल्का कौन है? A2 प्लस क्यों हल्का है? क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, आंसर बदल गया, क्योंकि वो समझ गया कि एक सर गलती काटे हैं तो दूसरा सही होगा ऊपर वाला, और हम जानते थे कि आप बोलिएगा, इसीलिए हम क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। अब फिर से बोले ताकि आप फिर से आंसर बता दीजिए। बैठ जा, बहुत चढ़ा बढ़त हो। ध्यान देंगे बालक, यहाँ पर अगर भारी और हल्का पूछा जाए तो कहिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन के संख्या से निर्धारित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितना पहले सबके पास बराबर होगा, मान लेते हैं सबके पास बराबर होगा, तो देखा गया कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गया और इसमें से 9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। समझिएगा, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, मतलब ये सब त्याग कर दिया है। तो अब बताइए कि आपके पास मान लीजिए कि पहले से 10 सिक्का था और आप 2 दे दिए, समझिएगा, एगो 10 में 9 दे दिया है, तो हल्का कौन हो जाएगा? यही वाला ना जी, जो ज्यादा त्याग करेगा वहां इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का कमी होने का मतलब क्या हो गया? हल्का हो जाएगा। ये कम त्याग किया है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का कम त्याग किया है तो क्या होगा बालक? भारी होगा। सो इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, पता नहीं चलेगा कौन भारी है कौन हल्का है। तो याद रखेंगे कि जितना ही अधिक प्लस उतना ही अधिक हल्का होगा, जितना ही अधिक प्लस है उतना ही अधिक हल्का है बालक, और जितना ही अधिक माइनस उतना ही ज्यादा भारी होगा। यहां समझते हैं, बताइए इसको हम क्या लिखे? हल्का लिखे कि भारी लिखे? भारी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे?
क्योंकि आप कहिएगा कि सर ये कम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है इसकी तुलना में, ये भारी हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। क्यों? तो सर 10 को मैं कितने को दिया है? 8 को बचा हुआ है इसके पास। और यहाँ पर हमने देखा कि 10 में से 9 का त्याग कर दिया है, तो सबसे पहले लिख दिए कि तो हल्का होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो द्रव्यमान लेके जाता है बालक, कोई दिक्कत? अब द्रव्यमान किधर बढ़ रहा है? ऊपर। जल्दी बनाइए। हो गया बालक? समझ गए? पीछे समझ में आया बालक? अरे पूछे थे एक से, बड़ा होकर बैठ गया था। समझ में आ गया? अब बता दीजिएगा आगे से। बैठ। तो माइनस से ज्यादा प्लस में कंफ्यूजन होता है बताने। तो याद रखना होगा कि जितना ही अधिक प्लस लीजिएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का कमी ज्यादा हो जाएगा। हटा दे इसको बालक। चलिए देखिए, अब पूछेंगे एक एक करके, आपको समझ में आया कि नहीं चेक करेंगे। तो अगर A ले लिए और यहाँ पर B ले लिया गया, दोनों के पास पहले बराबर इलेक्ट्रॉन है। हम क्या किए, इसमें से 4 को इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और इसमें से 6 को इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, निकाल के किसी को दे दिए। अब बराबर रहे, जितना रहे बराबर रहे। आप बताइए कि इन दोनों में हल्का कौन है? इन दोनों में हल्का कौन है, भारी कौन है? बाकी लोग बताएंगे नहीं, सबसे पूछेंगे। थोड़ा ये मत बोलिए। ये 4 वाला भारी होगा। हम भारी नहीं पूछे, हम हल्का पूछे। कौन होगा? 6 वाला हल्का। ये वाला हल्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रहे। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। बहुत अच्छा, ठीक बताइए। बैठ जाए। याद रखेंगे 6 प्लस का मतलब हुआ यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, याद रखिएगा। और 4 प्लस का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर मान लेते, अभी वो पूछा कि सर पहले कितना था, तो मान लीजिए पहले 100 गो था, 10 को मान लीजिए ज्यादा लग रहा है तो 10 गो था, इसके पास भी 10 गो था। लीजिए, अब 10 में से 4 को त्याग कर दिया तो अभी 6 को बचा हुआ है। 10 को में 6 को त्याग कर दिया, कौन को बचा हुआ है? 4। अब इतना लिख देने के बाद तो समझ में आ जाएगा। ये सब गुप्त रहने दीजिए, सब नहीं बताया जाता है, सब हटा दीजिए। ज्यादा साइंस पढ़ने से क्या फायदा? समझदारी होना चाहिए ना जी। जब सब लिखिए दिए तब तो देख के बता देगा 4 ज्यादा कि 6 ज्यादा। यहाँ पे समझना ये है कि सर 6 प्लस का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो याद रखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका द्रव्यमान जो होगा कम होगा, और ये जो कम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, पहले बराबर था, ये कम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा। अब जो ज्यादा रहता है उधर क्या करते हैं? ग्रेटर का सिंबल दे देते हैं। तो आप कहिएगा कि सर A4 ग्रेटर देन B6 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये जो है
ये जो है बी से क्या है, द्रव्यमान में ज्यादा, खाली ज्यादा मत कर दीजिएगा, ये क्या है, द्रव्यमान में ज्यादा है। कब? जब दोनों का प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कितना था जी? 10 था। 11 नंबर में पॉइंट नंबर 11। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले। आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन का। न्यूट्रॉन का? बैठिए, बहुत अच्छा। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ध्यान देंगे, एक यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब प्रोटॉन में थोड़ा सा विवाद है, समझ लीजिए। प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़िएगा तो आपको उसमें मालूम चलेगा। रदरफोर्ड पहले ही बता चुके थे कि परमाणु के केंद्र में मध्य भाग में एक धनावेशित क्षेत्र होता है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे अल्फा पार्टिकल का प्रयोग एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको बताया गया होगा कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया था। लेकिन फिर भी नेट वगैरह पे सर्च कीजिएगा तो गोल्डस्टीन बताता है, या बुक वगैरह में भी, या अभी लिखेंगे तो गोल्डस्टीन का ही नाम लिखेंगे। लेकिन याद रखिए, सबसे पहले बताने वाले रदरफोर्ड थे। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं बताए थे? तो इसके गुण के बारे में नहीं बताए थे, चार्ज नहीं बताए थे, द्रव्यमान नहीं बताए थे। तो इसीलिए जो बताया था उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो इसको याद करने के लिए एक खुद से जनरेट किया गया एक फॉर्मूला है, मेथड है। ठीक है, देखिए, एक सेंटेंस लेंगे, द गोप चैन। अब 20 बार बोल रट लेगा, अभी एक याद हो जाएगा, अब फिर भूला जाएगा 2 दिन में, हम जानते हैं। ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, हम पहले बताए हैं कि खुद से जो अच्छा लगता है देखने, सुनने में, बोलने में, वही सेंटेंस क्रिएट कर लिया गया है। तो अब याद रखेंगे, ये गुप्त है, इसीलिए गुप्त है। अब यहाँ पर देखा गया कि सर टी है, टी फॉर थॉमसन, इसके बारे में बताए थे। इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन प्रोटॉन और चैडविक न्यूट्रॉन। पहले लिख लीजिए, अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। पहले 11 नंबर पॉइंट में पहले इसको लिखो वाला, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अलग अलग लिखवाएंगे सबको। और आपको ये बता दे, इलेक्ट्रॉन से पहले इसका विशिष्ट आवेश आया था। विशिष्ट आवेश के बारे में बताया गया था। कौन बताया था इसको? जे थॉमसन इन 1897। लिख लिए वाला। अब यहां से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग, न्यूट्रॉन का अलग, तीनों का अलग अलग है। किसने बताया था, क्या बताया था, द्रव्यमान कितना होता है, विष कितना होता है, ये सारा अगले क्लास में हम लोग लिखेंगे। बस जितना पढ़ाई हुआ है उतना अगले क्लास में पूछा जाएगा, याद रखो। बंद कर दे।